हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ जेनिक्स। आज हम एनसीईआरटी की 8th क्लास का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है परिमेय संख्याएं, जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं। परिमेय संख्या का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p व q पूर्णांक हो और q का मान 0 के बराबर नहीं है। अगर कोई संख्या इन सभी शर्तों का पालन करती है तो वह एक परिमेय संख्या कहलाएगी। परिमेय संख्याओं को q से प्रदर्शित किया जाता है। 1/2 एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये p बटा q के रूप में है। p व q पूर्णांक भी है और q का मान 0 के बराबर भी नहीं है। इसी तरह 16/3, 0, 2, -2/3 ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं की कुछ विशेषताएं देखते हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। 0 भी एक परिमेय संख्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि 0 परिमेय कैसे हुई, ये तो p बटा q के रूप में भी नहीं है। गणित में इंटू और बटा के लिए एक यूनिवर्सल फैक्ट होता है जिसे हमेशा ध्यान रखना, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है। किसी भी संख्या में एक का गुणा या भाग करेंगे तो वह संख्या अपरिवर्तित रहेगी। 0 में p 0 है और q क्या होगा, q 1 होगा। 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए बटा में 1 नहीं लिखकर सिंगल संख्या लिखी जाती है 0। नेक्स्ट है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्याएं होती है। 0 और 1 ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं के बीच कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है? 1/2, 1/3, 1/4। इस तरह से दोनों संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में। परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत्त होती हैं। 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं का योग करने पर प्राप्त होने वाला योगफल भी एक परिमेय संख्या होता है। इस तरह से परिमेय संख्याएं घटाव और गुणा के लिए भी समृद्ध है, यानी परिमेय संख्याओं को घटाने या गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ध्यान दीजिए कि परिमेय संख्याएं भाग के लिए समृद्ध नहीं होती है। हम जानते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। अगर 0 का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो यह अपरिभाषित रहेगा, तो हमें भागफल में एक परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए परिमेय संख्याएं भाग के लिए समृद्ध नहीं है। हाँ, अगर परिमेय संख्याओं में से 0 को हटा दें तो बाकी की सभी संख्याओं के लिए परिमेय संख्याएं भाग के लिए समृद्ध होगी। परिमेय संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय का अर्थ क्या होता है? क्रम विनिमय का अर्थ है संख्याओं का क्रम बदलने पर भी मान अपरिवर्तित रहना। परिमेय संख्याओं में योग क्रम विनिमयता होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। दो परिमेय संख्याओं a व b के लिए क्रम विनिमयता कुछ इस प्रकार होगी। a प्लस b बराबर होगा b प्लस a के, यानी a में b को जोड़े या b में a को जोड़े, दोनों स्थिति में एक ही मान आएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक संख्या है 2/3 और दूसरी है 5/3। a प्लस b बराबर होना चाहिए b प्लस a के। तो 2/3 प्लस 5/3 इक्वल टू 5/3 प्लस 2/3। दोनों पक्षों को जोड़कर देखते हैं। यहाँ एलसीएम आएगा 3 बराबर, यहाँ भी एलसीएम 3 आएगा। 2 प्लस 5/3 बराबर 5 प्लस 2/3। 5 और 2 कितना होता है? 7 बराबर 5 व 2 7। लेफ्ट हैंड साइड पर भी 7/3 है और राइट हैंड साइड पर भी 7/3 है। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय है। इसी प्रकार परिमेय संख्या गुणा के लिए भी क्रम विनिमय है, यानी a इंटू बी बराबर होगा b इंटू ए। परिमेय संख्याएं जोड़ और गुणा के लिए तो क्रम विनिमय है, लेकिन घटाव व भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्रम विनिमय क्यों नहीं है। घटाव के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। दो परिमेय संख्याओं 5/3 व 2/3 के लिए 5/3 माइनस 2/3 इक्वल टू 2/3 माइनस 5/3। दोनों तरफ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? 3। 5 माइनस 2/3 हो जाएगा बराबर, और इधर 2 माइनस 5/3 हो जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो ये संख्या 3/3 हो जाएगी। 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? -3 आएगा, तो ये संख्या -3/3 हो जाएगी। दोनों तरफ 3 से 3 कट हो जाएगा, इधर बचेगा -1 और इधर प्लस का 1।
क्या -1 और +1 दोनों बराबर है? नहीं है, इसलिए -3 इज नॉट इक्वल टू 3 होगा। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं घटाव के लिए क्रम विनिमय नहीं है। इस तरह से परिमेय संख्याएं भाग के लिए भी क्रम विनिमय नहीं होती है। अगला गुण है परिमेय संख्याएं योग के लिए साहचर्य है, अर्थात किन्हीं तीन परिमेय संख्याओं के लिए a प्लस कोष्ठक में b प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं तीन परिमेय संख्याएं 1/2, 3/2, 5/2 है। तो ये होगा 1/2 प्लस कोष्ठक में 3/2 प्लस 5/2 इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2। अब दोनों तरफ एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। तो 1/2 प्लस 3 प्लस 5/2 इक्वल टू 1 प्लस 3/2 प्लस 5/2। यहाँ पर हम बोडमास के नियम के अनुसार पहले कोष्ठक हल करेंगे, उसके बाद बाकी की संख्या को जोड़ेंगे। तो 1/2 वैसा का वैसे ही आएगा, प्लस 3 और 5 कितने होंगे? 8/2 इक्वल टू 1 और 3 4/2 प्लस 5/2। अब दोनों तरफ फिर से एलसीएम कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8/2 इक्वल टू 4 प्लस 5/2। इनको जोड़ते हैं, 1 और 8 9 हो जाएगा बटा 2 इक्वल टू 4 प्लस 5 9 हो जाएगा बटा 2। यहाँ LHS व RHS दोनों बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के लिए साहचर्य होती है। इस प्रकार से परिमेय संख्याएं गुणा के लिए भी साहचर्य होती है। जोड़ व गुणा के लिए तो साहचर्य होती है, लेकिन घटाव और भाग के लिए साहचर्य नहीं होती है। एग्जाम्पल से देखते हैं कि परिमेय संख्याएं घटाव के लिए साहचर्य क्यों नहीं होती। मान लेते हैं कि a माइनस कोष्ठक में b माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। अब a b c की जगह कोई भी तीन परिमेय संख्याएं लेते हैं, जैसे यहाँ हम लेंगे 5/2, 3/2 और 1/2। तो ये होगा 5/2 माइनस कोष्ठक में 3/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 5/2 माइनस 3/2 माइनस 1/2। अब बोडमास के नियम के अनुसार पहले कोष्ठक हल करेंगे, फिर बाकी की संख्याओं को घटाएंगे। पहले दोनों तरफ कोष्ठक का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। तो 5/2 माइनस कोष्ठक में 3 माइनस 1/2 इक्वल टू 5 माइनस 3/2 माइनस 1/2। 5/2 ऐसा कैसे? माइनस 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा बटा 2 इक्वल टू 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा बटा 2 माइनस 1/2। फिर से एलसीएम 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2/2 इक्वल टू 2 माइनस 1/2। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा बटा 2 इक्वल टू 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा बटा 2। यहाँ 3/2 इक्वल टू 1/2 है, जो कि गलत है क्योंकि इन दोनों संख्याओं का मान बराबर नहीं होता है, इसलिए 3/2 इज नॉट इक्वल टू होगा 1/2। अतः a माइनस कोष्ठक में b माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं घटाव के लिए साहचर्य नहीं है। ठीक इसी तरह परिमेय संख्याएं भाग के लिए भी साहचर्य नहीं है। नेक्स्ट गुण है परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक शून्य होता है। अब प्रश्न यह आता है कि योज्य तत्समक क्या होता है? किसी संख्या में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या योग के बाद भी अपरिवर्तित रहे। जो संख्या हम जोड़ते हैं वही योज्य तत्समक होती है। परिमेय संख्याओं के लिए बात करें तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक 1 होता है। 1 ही क्यों होता है? क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। किसी परिमेय संख्या a बटा b का योज्य प्रतिलोम माइनस a बटा b होता है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? इसका मतलब है कि किसी संख्या में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि उसका योगफल शून्य हो जाए। a बटा b में माइनस a बटा b जोड़ेंगे तो योगफल शून्य हो जाएगा। किसी परिमेय संख्या a बटा b का गुणात्मक प्रतिलोम, ध्यान रखना गुणात्मक प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी कहते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है? जीरो का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि किसी भी संख्या में 0 का भाग नहीं दिया जा सकता। आपकी बुक में इस चैप्टर में एक शब्द दिया है वितरकता। आइए समझते हैं कि वितरकता का मतलब क्या होता है। जब आप वितरकता का उपयोग करते हैं तो आप एक गुणनफल को 2 गुणनफलों के योग या अंतर के रूप में विभक्त करते हैं।
नहीं समझ आया? चलो इसे गणितीय रूप में समझते हैं। तीन परिमेय संख्याओं ABC के लिए बात करते हैं। पहला देखेंगे योग पर गुणन की वितरकता क्या होती है। तो A कोष्ठक में B प्लस C इक्वल टू AB प्लस AC। यहाँ पर A कोष्ठक के बाहर है तो इसे अंदर की दोनों संख्याओं से बारी बारी गुणा करेंगे। A को B से गुणा किया तो क्या आएगा AB, और A को C से गुणा करने पर आएगा AC। B व C के बीच योग का चिन्ह है तो AB और AC के बीच भी योग का चिन्ह ही होगा। अब दूसरा देखते हैं अंतर पर गुणन की वितरकता क्या होती है। A कोष्ठक में B माइनस C इक्वल टू होगा AB माइनस AC के। ठीक योग जैसा है, बस कोष्ठक के अंदर प्लस की जगह माइनस का चिन्ह आ जाएगा और गुणा करने के बाद दोनों संख्याओं के बीच भी माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यही वितरकता होती है। अब आगे प्रश्नावली 1.1 के सवाल देखते हैं। पहले प्रश्न में गुणधर्म का नाम बताना है, कौन सा गुणधर्म इसमें यूज किया गया है। इसमें पहला देखते हैं -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5। -4/5 को A और 1 को B मान लेते हैं तो A इंटू बी इक्वल टू B इंटू A हो जाएगा। इसमें क्रम विनिमयता का गुण है और यह क्रम विनिमयता गुणा के रूप में है तो आंसर होगा गुणन क्रम विनिमयता। इसमें दूसरा देखते हैं -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। इसमें भी पहले की तरह A इंटू बी इक्वल टू B इंटू A का पैटर्न फॉलो किया गया है, इसलिए इसमें भी आंसर होगा गुणन क्रम विनिमयता। तीसरे में -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1 दिया है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि किसी संख्या में उसके व्युत्क्रम का गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है, इसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा गुणात्मक प्रतिलोम। दूसरा और आखिरी प्रश्न है कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू कोष्ठक में 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलित करेंगे। यहाँ हम मान लेते हैं कि 1/3 बराबर है A के, 6 बराबर है B के और 4/3 बराबर है C के। अब यहाँ 1/3 की जगह A, 6 की जगह B और 4/3 की जगह C रख देंगे तो ये हो जाएगा A इंटू B इंटू C इक्वल टू A इंटू B इंटू C। ये समीकरण कौन से गुण को दर्शाती है? गुणन सहचर्यता को। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ हमारा चैप्टर 1 समाप्त होता है। अगली वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ।